दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब का तांडव चल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जाने जा रही है बिहार के एक ही गांव में 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले में जहरीली शराब लेने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, जबकि 7 लोगों की हालात अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज और मोतिहारी के अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। मौतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। सभी मृतक गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। जहां स्थानीय लोगों ने बताया है कि बुधवार शाम तक 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार सुबह तक मोतिहारी और गोपालगंज के अस्पताल में भर्ती 6 लोगों की मौत हो गई। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 14। आपको बता दूं कि बिहार के 2 जिलों में बीते 2 दिनों में जहरीली शराब के कारण 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जहरीली शराब पीने के कारण 16 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बेतिया में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की जान चली गई और 9 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी और हरियाणा के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए सांप्रदायिक दंगे, विरोध प्रदर्शन और रैलियों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान होने पर उसका दोगुना हर्जा लिया जा सके। इस बात की जानकारी खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या फिर प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या फिर किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस बिल कि नवंबर के आखिरी महीने में होने वाले राज्य विधानसभा की शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए आने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आसमान छूती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने देश के लोगों को दीपावली गिफ्ट दिया है। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए की कटौती की है। केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार के लोगों को डबल फायदा होगा। क्योंकि बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम 5-10 रुपए नहीं बल्कि और ज्यादा कम होंगे और ज्यादा घटेंगे। जब बिहार सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि केंद्र के फैसले का बिहार के लोगों को दोहरा फायदा होगा। बिहार में पेट्रोल का दाम सिर्फ 5 रुपए ही नहीं कम होगा, बिहार में पेट्रोल के दामों में 6 रुपए 30 पैसे की कमी होगी। इसी तरीके से बिहार में डीजल के दाम में सिर्फ 10 रुपए की कमी नहीं होगी, बल्कि बिहार में डीजल के मूल्य 11 रुपए 90 पैसे की कमी हो जाएगी। जब कुल मिलाकर कहे तो बिहार के लोगों को डबल फायदा होगा। दरअसल राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार पेट्रोल और डीजल पर तगड़ा टैक्स वसूलती है। केंद्र सरकार जितने दाम पर बिहार भेजती है उस पर बिहार सरकार वेट लगाती है यानी कि टैक्स लगाती है। जब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देती है तो फिर राज्य सरकार का वेट भी कम हो जाएगा। ऐसे में लोगों को ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुधवार को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर रामनगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब 12 लाख दीपों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित हुए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। जब 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया। इसमें करीब 12 लाख लोग शामिल रहे। इस बार दीपोत्सव पर पहली बार ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था कि धैर्य रखें, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर अवश्य बनेगा। अंत में आप सभी के संकल्प की विजय हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया। अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा उसके साथ ही अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। जब बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता अब 28 से बढ़कर 31% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता वेतन और पेंशन के तौर पर इस साल जुलाई महीने से ही मिलेगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर मोहर लगा दी गई है। सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब 28 से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 23 एजेंडे पर मोहर लगी। कैबिनेट डिवीजन की बात करें तो ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत परीक्षा भवन के निर्माण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ नए जजों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए गाड़ी खरीदने के लिए भी राशि की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल की शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के तहत ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर संजय गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुस्लिम मंदिर कब्रिस्तान वाली राग अलापा है, जहां उन्होंने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और फिर सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वे जनता का पैसा वहां लगाते थे, और जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वे धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। तब जय श्री राम बोलना और राम मंदिर की बात बोलना अपराध होता था। लेकिन लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है कि जो 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे वे आज आपकी ताकत के सामने झुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कटौती किए जाने को हालिया उपचुनाव में भाजपा की हार के कारण उठाया गया कदम करार दिया है, और कहा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम साल 2014 में यूपीए सरकार के समय की कीमत के बराबर होनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि टैक्स जीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। प्रजातंत्र में वोट की चोट से भाजपा को सच का आईना दिखाई दिया गया। उन्होंने सवाल किया है कि याद करें कि मई 2014 में जब पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे और डीजल 55 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर था, तब कच्चा तेल $105 प्रति बैरल था। आज कच्चा तेल $82 प्रति बैरल है। 2014 के बराबर कीमत कब होगी मोदी सरकार? जवाब चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि यह है प्रकाश देवासी, जब बकरियां चराने के साथ साथ जंगल में ही बैठकर पढ़ाई भी किया करता था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रकाश एक दिन चमक उठेगा। जब प्रकाश देवासी ने रीट लेवल 1 में 146 नंबर हासिल करके प्रदेश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है। प्रकाश ने 2-3 साल की तैयारी करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। अब प्रकाश के संघर्ष और कामयाबी की कहानी वायरल हो रही है। प्रकाश देवासी ने बताया है कि पिछले 3-4 साल से तैयारी में जुटा हुआ था। लॉकडाउन में तैयारी करने का और भी अच्छा मौका मिला, जब पिता की मदद के लिए मवेशी लेकर जंगल में चले जाता था। इसी दौरान अपनी किताबें भी साथ रखता था। शांत माहौल में पढ़ाई करना अलग ही आनंद था। पुराने पेपर को देखकर तैयारी की, जिससे समझ में आ गया है कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके साथ ही जयपुर जाकर कोचिंग भी की। आपको बता दें कि प्रकाश देवासी मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के सोजत इलाके के गांव बोयल का रहने वाला है, जहां रोजाना करीब 12 घंटे की पढ़ाई करता था। भेड़ बकरियों को चराए जाने के दौरान भी जंगल में किताब साथ लेकर जाता था और पढ़ाई करता था। दोस्तों आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने जहानाबाद के निलंबित डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पटना के बोर्डिंग कैनाल रोड में स्थित हरी राधा अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट संख्या 303 में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान निगरानी को जो भी कुछ हाथ लगे उसे देखकर छापेमारी दल के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब पटना के तत्कालीन डीटीओ अजय ठाकुर तो धन कुबेर निकला। जब छापेमारी के दौरान उनके यहां से अकुल संपत्ति बरामद किया गया।
लिया जो कि भ्रष्टाचार की संपत्ति है। जहां श्री कृष्णपुरी आवास में छापेमारी के दौरान बैंक खाते में 90 लाख रुपए जमा पाए गए। इसके अलावा जीवन पॉलिसी में 60 लाख रुपए निवेश से जुड़े कागजात मिले। जांच एजेंसियों के मुताबिक अजय कुमार ठाकुर के बैंक खाते और जीवन बीमा में ही मोटी रकम नहीं है, बल्कि कई शहरों में उन्होंने जमीन और फ्लैट ले रखे हैं। पटना में उनके 3 फ्लैट के अलावा नोएडा में भी 2 और रांची में 1 फ्लैट है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर में भी जमीन का पता चला है। जांच से जुड़े अधिकारियों को शंका है कि सिलीगुड़ी में भी उन्होंने जमीन ले रखी है। जहां सोने एवं चांदी की करीब 4.5 लाख के आभूषण, विभिन्न बैंकों के 11 खातों में लगभग 90 लाख रुपए एवं LIC में 22 पॉलिसी में 60 लाख से अधिक का निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय में गार्ड, माली, स्वीपर के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। जहां इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खबर के अनुसार सोमवार को कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बहुत जल्द इस आदेश को कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कुलपति के आदेश के बाद इन सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 40 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड, माली, स्वीपर, दरबान आदि के पदों को भरा जाएगा। जहां मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गार्ड, माली, दरबान आदि के पदों पर बहाली के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द भर्ती से संबंधित सूचना जारी किया जाएगा, जो आपको KDB लाइव के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। बुधवार को PMCH में एक जूनियर डॉक्टर सहित कुल 8 नए डेंगू मरीज मिले हैं। पटना जिले में मरीजों की संख्या 176 पर पहुंच गई है। PMCH में जिस डॉक्टर को डेंगू हुआ है वह परिसर में PG हॉस्टल में रहते हैं। इधर सूत्रों की माने तो आंकड़ा 500 के पार चला गया है। डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है। बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं हो सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। सिर दर्द, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना समेत 3 प्रकार के बुखार होते हैं। पहला हल्का डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू रक्ताश्वरी बुखार और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली के मौके पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के मोदी सरकार के फैसले पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जब पटना से दिल्ली पहुंचते ही केंद्र की मोदी सरकार पर लालू प्रसाद यादव ने जबरदस्त लपेटा है। जब मोदी सरकार द्वारा बुधवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने के फैसले पर लालू प्रसाद यादव ने कमेंट करते हुए इसे बोगस करार दिया है। साथ ही 50 रुपये कम करने की मांग की है। लालू प्रसाद यादव बुधवार शाम अचानक ही बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जब पटना एयरपोर्ट पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे तो फिर उनका अंदाज बदला सा नजर आया। यहां उन्होंने मोदी सरकार को लपेटा। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल पर 5 रुपये घटाने का जो नाटक किया है ये बोगस है। 50 रुपये कम करो, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। कुछ दिनों बाद फिर से बढ़ा देंगे। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता के लिए इसकी कीमतों में 50 रुपए की कमी करने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि 5 रुपए की कमी से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने दरभंगा में एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इस जमीन पर एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार 200 एकड़ जमीन भारत सरकार को फ्री में हस्तांतरित करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार एम्स के निर्माण को लेकर जो 200 एकड़ जमीन की मंजूरी दी है वह जमीन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में है। इस जमीन का एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरभंगा में एम्स बनने के बाद दरभंगा सहित उत्तर बिहार के लोगों को यहाँ सभी चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्हें पटना और दिल्ली जाने से छुटकारा मिल जाएगा। लोग दरभंगा एम्स में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मौसम की तरह प्रदूषण का भी पूर्वानुमान जारी होगा। जहां राज्यवासी पटना सहित सभी शहरों की स्वच्छ हवा की स्थिति का आकलन कर सकेंगे। बिहार में पहली बार ऐसी पहल होने जा रही है जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रदूषण पूर्वानुमान के साथ रैपिड एक्शन प्लान भी तैयार करेगा। जहां अभी तक बोर्ड राज्य के यानी कि बिहार के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का सिर्फ मॉनिटरिंग करता है। जहां मौसम विभाग पटना,
IIT और दिल्ली IIT के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से डेटा तैयार करके अलग से एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। यह बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने बताया है कि पूर्वानुमान के जरिए 2 दिन पहले ही ये बता दिया जाएगा कि किस शहर में प्रदूषण की स्थिति क्या रहेगी। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक की ये क्या स्थिति रहेगी। प्रदूषण के बारे में पहले ही पता चलने पर उस क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पहल की जा सकती है। एक सप्ताह बाद पूरे बिहार भर में लगाए जा रहे ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। ये सभी स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, बदलते मौसम के दौर में हल्की सर्दी ने दस्तक दी तो एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है। चूंकि इस बीमारी के लगभग वही लक्षण है जो कि कोरोना संक्रमण में दिखते हैं, इसीलिए इसकी बीमारी में कोरोना का खौफ साफ साफ दिख रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज बढ़े तो अस्पतालों में कोरोना जाँच कराने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। यह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल और टीबी और चेस्ट विभाग की OPD से लेकर सदर अस्पताल के जनरल OPD में एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों की संख्या में करीब 33% तक बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें पड़ोसी देश की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI से भी वित्तीय सहायता मिल रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस्लामी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गए हैं। मंत्री ने कहा है कि अखिलेश यादव को उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। अखिलेश को ISI के संरक्षण सुझाव मिल रहे हैं, उन्हें उनसे वित्तीय सहायता भी मिल सकती है। बीजेपी के मंत्री ने आगे कहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए यादव ने नमाज अदा की, रोजा रखा, वे वोट पाने के लिए धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। मंत्री का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उन्हें एक समान शख्सियत करार दिया है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दुनिया को अहिंसा की सीख देने वाले महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को पहली बार ब्रिटेन में विशेष संग्राहक सिक्के के माध्यम से याद किया जाएगा। यह ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को यह घोषणा की है। यह गोल सिक्का हिंदू त्योहार दीपावली के उपलक्ष्य पर रॉयल मिंट के संग्रह का हिस्सा होगा, जिस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल और गांधी का एक प्रसिद्ध कोट मेरा जीवन ही मेरा संदेश है अंकित है। ऐसा पहली बार है जब किसी आधिकारिक ब्रिटिश सिक्के के माध्यम से गांधी को याद किया जाएगा। सुनक ने एक बयान में कहा है कि एक हिंदू होने के नाते दीपावली पर इस सिक्के को जारी करने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई और पहली बार किसी ब्रिटिश सिक्के के माध्यम से उनके उल्लेखनीय जीवन को स्मरण किया जाना शानदार है। 5 पाउंड का यह सिक्का सोने और चांदी से बनाया गया है। दोस्तों, दीपावली से पहले आम आदमी के लिए राहत बड़ी खबर है। जब दीपावली और छठ पूजा से पहले खाने का तेल सस्ता हो गया है। त्योहारी मौसम में लोगों को राहत देते हुए अडानी, विल्मर और रुचि सोया इंडस्ट्रीज सहित प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने थोक कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जब बाकी और कंपनियां भी जल्द ही इस तरह का कदम उठा सकती है। दोस्तों, गुरुग्राम के सेक्टर बारे में खुले में नमाज अदा करने को लेकर पिछले कई हफ्तों से विवाद जारी है। जहां अब इस विवाद में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं। जहां कपिल मिश्रा ने कहा है कि नमाज वाली जगह पर यह गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे 22 हिंदूवादी संगठनों ने यह संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 के नमाज स्थल पर गोवर्धन पूजा का ऐलान किया है। यह पूजा शुक्रवार यानी कि आज 5 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। कपिल मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूं। उनकी मांग जायज है। यह नागरिकों को मुक्त सड़कों का अधिकार है। किसी को भी हर हफ्ते सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है। इस कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों ने अपने बयान की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी आमंत्रित किया है। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई है और वे नहीं आएंगे। आपको बता दें कि
गुरुग्राम में सार्वजनिक जगह पर नमाज को लेकर दक्षिणपंथी संगठन और स्थानीय नागरिक लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। खासकर सेक्टर 12 में पिछले कुछ हफ्तों से हर शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा में नमाज अदा करवाई जा रही है। 29 अक्टूबर को नमाज का विरोध कर रहे 25 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 यानी कि 2,000 रुपए की 3 किस्त भेजती है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन अब तक इस योजना के पात्रता को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। आपको भी मालूम चल जाएगा। जी हाँ, पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी, यानी कि पैसे वसूली करेगी। जी हाँ, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। किसान परिवार में अगर कोई टैक्स पेयर है, यानी कि टैक्स देता है, तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। यानी पति या फिर पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में नहीं कर रहे हैं, यानी कि खेती नहीं कर रहे हैं उस जमीन पर और दूसरे कामों में कर रहे हैं, या दूसरे के खेतों पर किसानी का काम करते हैं और खेत उनका नहीं है, तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं है। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उनके नाम नहीं होकर उनके पिता या फिर दादा के नाम है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुके हो, मौजूदा या फिर पूर्व सांसद विधायक मंत्री हैं, तो ऐसे लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जी हाँ, वे अपात्र नहीं होंगे। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार वाले भी आते हैं। इनकम टैक्स देने वाले परिवार को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इन चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी जीत भाजपा की ही होगी। पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन चुकी किसान नेता राकेश टिकैत ने अंदेशा जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है, यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है और सीएम बना सकती है। इसके अलावा भाजपा दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नामांकन करने में भी दिक्कतें दे सकती है और नामांकन खारिज भी करा सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन फिर भी जीत उनकी होगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा जहां भी जाती है तोड़ने का काम करती है। बीजेपी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला का परिवार तोड़ा है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपनी मांग पूरी होने तक यहां से नहीं हटेंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी का आतंक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वहीं भारत में आज कोरोना के 12,885 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 461 मरीजों की जान चली गई है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीज अब घटकर 1,48,589 रह गई है। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में संक्रमण से लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर देश चाहता है कि उसकी सेना सबसे ताकतवर और नई तकनीक से लैस हो। ऐसे में नित्य नए नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी कड़ी में अब ब्रिटिश आर्मी ने भविष्य के सैनिक तैयार किए हैं। ये सैनिक न सिर्फ हवा में उड़ सकते हैं बल्कि नई तकनीक के हथियारों से हमला भी कर सकते हैं। इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जा रहा है। इस जेट सूट की मदद से सैनिक 80 मील प्रति घंटे की गति से आसमान में उड़ान भर सकते हैं। इसे ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने बनाया है। कंपनी के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने बताया है कि इस जेट सूट में 5 गैस टरबाइन लगे हैं, जिससे ये 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में करीब 47 रॉयल मशीन कंपाउंड भी जेट सूट पर प्रशिक्षण कर चुके हैं। उस समय आई कमियों को अब दूर किया गया है।
दोस्तों अब एक फूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा फूल जो जितना बड़ा है गंध में उतना ही बदबूदार भी। दरअसल अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया इलाके में एक विशाल और बदबूदार फूल खिला, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए। आमतौर पर इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाए जाने वाले इस फूल को मुर्दा पौधा कहा जाता है। अब ये फूल दक्षिणी कैलिफोर्निया बॉटनिकल गार्डन में दिखा है। यह बताया जा रहा है कि अमोरफोफोलस प्रजाति के इस पौधे में रविवार दोपहर को फूल खिलना शुरू हुआ। इस फूल को देखने के लिए लोग इस कदर उमड़ पड़े कि 2 दिन में 5000 लोगों ने इस फूल का दीदार कर लिया। हालांकि वे इसकी बदबू से परेशान भी हुए। खास बात यह रही कि यह फूल करीब 48 घंटे तक ही खिला रहा और उसके बाद फिर मुरझा गया। जब यह फूल अपने सबाब पर था उस समय इससे बहुत तेज बदबू आई। इससे बदबू की वजह से बड़ी संख्या में कीट पतंगे आ गए। सेने डिगाको के हॉर्टिकल्चर मैनेजर जॉन कर्नल ने कहा है कि यह फूल लाश की तरह बदबू दे रहा था और काफी मोटा था। इसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को वायुसेना ने प्रमोशन दे दिया है। जी हां, अभिनंदन अब ग्रुप कैप्टन बना दिए गए हैं, जो थल सेना के कर्नल रैंक के बराबर है। सूत्रों के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन को वायुसेना में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रमोशन दिया गया है। उनके अलावा वायुसेना ने अन्य पायलट और वायु सैनिकों को भी पदोन्नति दी गई है। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। यह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। यह प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह दिल से नहीं डर से निकला हुआ फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 नवंबर को ट्वीट करके महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि त्योहारों का समय है, महंगाई से आम जन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। यह चुनाव से पहले भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूरे भारत में कुछ प्रमुख त्योहारों पर नवंबर के महीने में बैंक बंद रहेंगी। यह नागरिक नेट बैंकिंग और ऑनलाइन सर्विस से बैंकों का उपयोग कर सकते हैं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने की विभिन्न शहरों में बैंकों के लिए हॉलीडे की लिस्ट जारी करता है। आपको बता दूं कि RBI 3 कैटेगरी में बैंकों को अवकाश प्रदान करता है, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और बैंकों के अकाउंट्स क्लोजिंग डे शामिल है। नवंबर में दूसरे, चौथे शनिवार, रविवार और त्योहार के चलते 17 दिनों तक बैंकों में कोई भी काम नहीं होगा। हालांकि हर राज्य की छुट्टियां अलग अलग होती है। जहां आपको बता दें कि बैंक बंद होने के कारण ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र के सुरक्षा के लिए बिहार में CISF की तरह BISF बनाया जाएगा। जहां इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने BISF के लिए 2698 पदों को सृजित किया गया है। जहां इसमें पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार और सिपाही आदि के पद शामिल है। बहुत जल्द BISF को तैयार किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही है। जब पहले मुजफ्फरपुर, उसके बाद गोपालगंज और अब बेतिया जिले में एक के बाद एक मौतें हो रही है। वहीं एक साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद हरकंप मच गया है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने विवादित बयान देते हुए बिहार में शराब से हो रही मौतों को विपक्ष की साजिश करार दे दिया है। आपको बता दें कि खान और भूतत्व मंत्री जनक राम अपने गृह जिले पहुंचे। गोपालगंज में 8 लोगों की मौत की खबर सुनते ही मंत्री बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान जनक राम से मौत को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उनका कहना था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है और हर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा है कि इसी विकास के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा कुचक्र रचा जा रहा है और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों बिहार बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शेड्यूल भी फाइनल कर दिया गया है। बीजेपी के मंत्री से लेकर विधायक तक को इसमें शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार में शामिल मंत्री शामिल है। जी हाँ, पार्टी ने लगभग 150 नेताओं को इस काम में लगाया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता शामिल है। दरअसल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को बिहार में भी लाइव दिखाया जाएगा। बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को यानी कि आज ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और अन्य नेताओं का जत्था बिहार के 23 मंदिरों के साधु संतों को सम्मानित करेगी। इस सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। बताया जाता है कि बिहार के चिन्हित 23 मंदिरों में सम्मान समारोह सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। मिली जानकारी के अनुसार सम्मान समारोह में साधु संतों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये और 10 रुपये कम करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये कीमतें रात 12 बजे से लागू हो गई है। जो डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी है। भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन चरण के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा है। अब सरकार ने फैसला किया है कि डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी करके किसानों को राहत दी जाए, ताकि आने वाली रबी सीजन के दौरान किसानों को फसल की बुआई सिंचाई में राहत मिल सके। जी हाँ, हाल के महीने में कच्चे तेल की कीमत में वैश्विक उछाल देखा गया है। नतीजतन हाल में हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में मुद्रास्फीति की दबाव में वृद्धि की गई थी। जब दुनिया ने सभी प्रकार की ऊर्जा की कमी और बढ़ी हुई कीमतों को भी देखा है। जब केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्रों को और गति मिलने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने के लिए भी आग्रह केंद्र सरकार ने किया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर उत्पाद शुल्क घटाकर केंद्र सरकार ने आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की शुरुआत की है। हाल ही में हुए 30 विधानसभा और 3 लोकसभा के उपचुनाव में खास तौर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि पेट्रोल डीजल का दाम एक मुद्दा था। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार इसे किसानों के हित में उठाया गया कदम बता रही है।